नमस्कार स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल का पूरा चैप्टर अपन का कंप्लीट हो चुका है। अब ये वीडियो जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर के अंदर जो भी हमने पढ़ाई करी है उस पूरी पढ़ाई को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को रिवाइज करेंगे और जो जो प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन करते टाइम आती हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर एक साथ पूरा क्लियर कर देंगे, ताकि कभी भी आपको जब चैप्टर का रिवीजन करना हो तो सिर्फ एक वीडियो ओपन करो, उस वीडियो को प्ले करो। इस चैप्टर में जो भी सब कुछ पॉइंट्स हैं वो सारे एक ही वीडियो के अंदर मैं चाहता हूं कि आपको मैं रिवाइज कराऊं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फर्स्ट है। ये सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल आपको पता है कि फंडास को क्लियर करने के लिए, बेसिस को क्लियर करने के लिए पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर है। इसके अंदर पार्टनरशिप होती क्या है, किसको बोलते हैं पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू कंटिन्यू द प्रॉफिट, कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हम लोग एक बिजनेस के अंदर एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। शेयर द प्रॉफिट of a business carried on by all or any of them acting to all, कि भाई या तो एक बंदा संभालेगा बिजनेस या फिर सब जने मिलजुल के संभालेंगे। जो एक बंदा बिजनेस संभालेगा वो सबकी तरफ से संभालेगा। तो पार्टनरशिप का कुल मिला के मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, या उनकी जगह पे एक बंदा अपॉइंट करते हैं या दो पार्टनर्स को अपॉइंट करते हैं कि आप काम करो और प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, और फर्म नेम क्या होता है। तीन चीजें हैं, देखो, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म और फर्म नेम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पार्टनर क्या होता है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअल आर कॉल्ड पार्टनर्स, कि एक बंदा जो कि दूसरे के साथ मिलकर शामिल हुआ है एक पार्टनरशिप के अंदर, तो एक इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं। एक अकेला आदमी होगा तो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। और जब उनको सबको एज अ ग्रुप देखा जाता है कि तीन जने हैं, ए बी सी, तीन पार्टनर है, तो ए बी सी तीनों को मिलाकर क्या बनती है? पार्टनरशिप फर्म बनती है। अगर मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म तो आप समझ जाना कि सारे पार्टनर्स की बात हो रही है। तो लिखा हुआ है एंड कलेक्टिवली अ फर्म, कि मिलजुल कर उनको एक फर्म बोलते हैं। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम। जिस नाम से बिजनेस चलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फर्म नेम बोलते हैं, फर्म का नाम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होना जरूरी है? तो सबसे पहला है टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। अब आपने देखा यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा 2 से लेके 50 तक। हुआ क्या कि कंपनी एक्ट, कंपनीज ने बोला कि आप लोग बोल रहे हो 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा होने चाहिए तो कितने होने चाहिए भैया? पार्टनरशिप में 100 लोग आ गए तो फिर हमारा तो क्या रहेगा? कंपनी तो कुछ रहेगी नहीं। तो कंपनी एक्ट का जो कोर्ट के अंदर ये मैटर गया और लीगली ये डिसीजन लिया गया कि 50 तक मेंबर्स पार्टनरशिप में रहेंगे, और अगर 50 से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं तो वो हम कंपनी बना देंगे उस चीज को। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 से लेके 50 तक मेंबर्स होते हैं। एक्सेप्ट, अब किसको एक्सेप्ट करना है? 3 जनों को, 3 तरीके के पार्टनर्स को हम फर्म के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला होता है माइनर। माइनर मतलब कि जिसकी एज 18 साल से कम है, एडल्ट नहीं है, तो उसको माइनर बोलते हैं। माइनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब पागल आदमी, ठीक है, पागल आदमी को भी पार्टनरशिप के अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब यह है कि जिसको कानूनन तौर पर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में शामिल होने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया हो कि कभी भी इसके साथ पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। बाय चांस कोई आतंकवादी हो
तो उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या कहीं उसने फ्रॉड कर दिया हो, कहीं पे कोई उसके ऊपर केस चल रहा हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कानूनन तौर पर केस चल रहा होता है या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसको भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी पार्टनर्स शामिल होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट करा हुआ होता है, मतलब आपस में उन्होंने कोई समझौता कर रखा होता है। समझौते का मतलब यह कि वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट में उन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा कि यार अपन प्रॉफिट इतना शेयर करेंगे, यार तू बिजनेस संभालियो, तू एक्टिव पार्टनर बना रही हो, मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा कैपिटल मैं लगाऊंगा, ऐसे करके उन्होंने कोई ओरली एग्रीमेंट किया होता है, तो वो ओरल एग्रीमेंट कहलाता है। दूसरा है रिटन एग्रीमेंट। अगर उन्होंने कोई रिटन में आपस में मिलजुल कर कोई एग्रीमेंट कर रखा है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के ऊपर हम आगे जाके और ज्यादा स्टडी करेंगे, तो इसलिए यहां पर आप सिर्फ इतना समझिए कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब वो ऐसा धंधा करें जो कि कानूनन सही हो, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, या ड्रग्स सप्लाई नहीं कर रहे हो, या ड्रग्स कर भी रहे हो तो लीगली कर रहे हो, तो मतलब ऐसा काम करें जो कि कानूनी सही हो, ऐसा नहीं कि इल्लीगल बिजनेस करे, तो उसमें पार्टनरशिप फर्म जो है वो नहीं हो सकती है। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में शामिल हो गए और एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है, एक ही बंदा सब कुछ संभाल रहा है, प्रॉफिट भी वही उठा रहा है, पैसे भी उसने लगाए, बस ऐसे ही मिलजुल के बोलते हैं हाँ ये मेरा पार्टनर, हाँ ये मेरा पार्टनर, ऐसा नहीं। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के पास क्या अधिकार होते हैं, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर जुड़ते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो राइट होना चाहिए ना। तो सबसे पहला है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये इतना कैपिटल अपन को क्यों लगानी, या इधर से माल नहीं खरीदना चाहिए, उधर से खरीदना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंसल्टेट अबाउट द अफेयर्स। जो भी बिजनेस में अफेयर्स चल रहे हैं उनके बीच में वो कंसल्ट कर सकता है दूसरे पार्टनर से और पता कर सकता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। कि वो जो है, जो भी अपन की बुक्स बनती है अकाउंट्स की, उन सारी बुक्स की वो इंस्पेक्शन कर सकता है, देख सकता है अपने अकाउंट्स को, और उनकी कॉपी भी निकाल के लेके जा सकता है। फिर है शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशो। कि जो भी रेशो पहले से पार्टनरशिप फर्म जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जो रेशो डिसाइड हुआ होगा, उस रेशो में वो अपना प्रॉफिट शेयर करने का हकदार होता है। नेक्स्ट है उसके बाद, इफ लोन इज गिवन बाय हिम and have a right to receive interest there on an agreed rate of interest or 6% per annum। देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को मतलब ए और ए बी सी तीनों को, है ना, फर्म मतलब तीनों पार्टनर, जो इंडिविजुअल जो होता है वो पार्टनर कहलाता है और ग्रुप एज अ होल वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। तो एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसे दिए हैं एज अ लोन, एडवांस पैसे दिए हैं, तो उसका हक बनता है उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करने का। बाय चांस जब लोन दिए तब उसने इंटरेस्ट डिसाइड किया सारे पार्टनर्स ने कि 8% का इंटरेस्ट इसको देंगे, तो ठीक है, इन एग्रीड रेशो वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। अगर उनके बीच में कोई लोन देते टाइम कोई बातचीत नहीं हुई इंटरेस्ट को लेके, तो वो 6% पर एनम का इंटरेस्ट रिसीव करने का हकदार होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट ही इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय हिम। कि जब भी अकेला बैठा है या फिर कोई पार्टनर कहीं पे फंसे हुए हैं और इमरजेंसी केस आ जाता है और उसको कोई जजमेंट, उसको कोई डिसीजन लेना है, तो वो अपना डिसीजन ले सकता है और जो भी एक्सपेंसेस उसने करे होंगे उसको वो वापस फर्म से पाने का हकदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर अगर वो उसको लग रहा है कि हम 3 पार्टनर हैं और किसी ने सजेस्ट करा कि यार इस बंदे को भी हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन बाय चांस उसकी उससे नहीं पटती है, उसको वो बंदा समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर एक भी पार्टनर मना कर देता है कि नहीं इसको पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल नहीं करना है, तो हम किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं जब तक कि सारे पार्टनर्स मिलकर ये कहें कि हां भाई हम इसको शामिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस
कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर होने के लिए उसको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा और वो फर्म को छोड़ सकता है। फिर उसके बाद है 9th नंबर, इफ अ पार्टनर इनक्योर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर कोई भी एक्सपेंसेस करता है या फर्म की तरफ से वो कोई एक्सपेंसेस कर रहा है, दैट पार्टनर गेट इंडेमनिफाइड फॉर द पेमेंट मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म, उसको ये अधिकार है कि वो पैसा उस फर्म से ले सकता है, क्योंकि उसने फर्म की तरफ से पार्टनरशिप के लिए ही तो खर्चा किया है, तो उस खर्चे को वापस रिसीव करने का भी उसका हक बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब मॉडल पार्टनरशिप डीड मतलब एक पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स कितने होंगे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जहां पर बिजनेस करेंगे उसका प्लेस इसके अंदर डिसाइड होना चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए कि किस टाइप का बिजनेस करेंगे वो लोग, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब चालू हुआ, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी पार्टनर्स ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है किस रेट पे वसूला जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, इंटरेस्ट अगर लोन देता है कोई पार्टनर तो उसको कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा, या किसी आउटसाइडर से भी लोन लेते हैं तो कितना % उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर है रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की रिम्यूनरेशन क्या होगी, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, जो अभी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब जब बिजनेस को बंद कर रहे होंगे तो उस टाइम पे अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, किसको पहले पैसा मिलेगा किसको बाद में पैसा मिलेगा, तो वो सेटलमेंट का भी डिसाइड होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि कौन सा पीरियड चलेगा, एक तो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, एक होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, और कोई और अगर कंट्री है या किसी और रूल्स में उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो किसी और तरीके से भी वो पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, तो वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा कि कौन सा अकाउंटिंग पीरियड को वो फॉलो करते हैं। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है वो वैसे भी आपको पहले बता ही दिया, और भी उनके बारे में और इंडिविजुअली भी हर पार्टनर की राइट और ड्यूटी को पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने सालों तक रहेगी, कब तक चलेगी, वो भी ड्यूरेशन भी बताया जाता है। ऐसा भी है कि लाइफ टाइम तक चल सकती है, तो वो उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड करके पहले ही नोट किया जाता है कि किस तक कब तक पार्टनरशिप रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक का ऑपरेशन कैसे करेगा कि भाई सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होने पे चेक विड्रॉल होगा या एक पार्टनर को अथॉरिटी दी जाएगी, या किस तरीके से बैंक का अकाउंट का काम चलेगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे या फिर जो पार्टनर बचे हुए हैं वो आपस में कंटिन्यू करेंगे, तो वो पार्टनर की डेथ पर किस तरीके से अकाउंट्स रहेंगे वो भी इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर बाय चांस कोई पंगा हो जाता है तो पार्टनर्स के बीच में अगर आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है तो किस तरीके से उसका सेटलमेंट किया जाएगा, कि किसी दूसरे को बिठाया जाएगा साथ में या कोर्ट में जाया जाएगा या पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, तो वो डिस्प्यूट्स जो भी होंगे तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे निपटाया जाएगा वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं, क्या लिखा हुआ है, इज इट इसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या जरूरी है कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो। देखो भाई साहब, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड होना ही चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी पंगा होता है तो वो पंगा फिर कैसे निपटाएंगे, अगर पहले से उन्होंने रिटर्न में कुछ बात करी ही नहीं, तो पहले से कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, अब कुछ बाय चांस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके मैटर हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके मैटर हो गया, तो कैसे सुलटाएंगे उस मैटर को। तो उस मैटर को सुलटाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला मेनली देखो, मेनली 5 पॉइंट्स हैं जो हमने अलग करे हैं। जब मेनली इन्हीं मैटर्स पे डिस्प्यूट्स होते हैं, इन्हीं पे पंगा होता है, तो इन्हीं मैटर्स को हमने अलग से साइड कर दिया है। बाकी और भी एक्स्ट्रा है तो वो आगे आपको बताएंगे क्या क्या है। सबसे पहला है नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी हुई है तो कोई बोले मेरे को सैलरी दे दो, कोई बोले मेरे को कमीशन दे दो, आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं, तो किसी को कुछ मत दो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन और नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी रिसीव, कि ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किसी पार्टनर को देंगे। किसी ने बोला मैंने ज्यादा पैसे लगा के रखे हैं, मेरे को उसका ब्याज चाहिए, तो बोलेंगे चल निकल यहां से, ठीक है। और किसी ने पैसे निकाल लिए हैं ज्यादा तो ड्राइंग कर लिया, अब दूसरे पार्टनर मिलके बोल रहे हैं इससे इंटरेस्ट लो यार, ऐसे तो ये तो बार बार निकालता रहता है पैसे, तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वसूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है कि जो भी पार्टनर्स होंगे, अगर किसी ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने दिया है या किसी आउटसाइडर ने दिया है, किसी ने भी फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर है प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी ने ज्यादा पैसा लगाया तो वो प्रॉफिट ज्यादा उठा ले जाएगा, किसी ने कम लगाया तो प्रॉफिट कम, नहीं, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर होंगे अगर पार्टनरशिप डीड इन मैटर्स पे नहीं करी हुई है। बाय चांस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस 3:2 में शेयर होंगे तो 3:2 में होंगे। बाय चांस इस मैटर पे, प्रॉफिट और लॉस के मैटर पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब हमको इक्वली प्रॉफिट को शेयर करना है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है कि किसी भी नए पार्टनर को हम लोग एडमिट नहीं करा सकते हैं जब तक कि सारे मिलके पार्टनर एग्री ना हो। बाय चांस 3 पार्टनर है, 3 में से एक ने भी रोड़ा अटका दिया ना, पंगा कर दिया, तो हम पार्टनर को, किसी नए पार्टनर को फर्म के अंदर जोड़ नहीं सकते हैं। यह बात आपको बहुत ध्यान से नोट करके रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ और प्रोविजंस भी हैं। सबसे पहला प्रोविजन है इफ ऑल पार्टनर्स एग्रीज अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, कि अगर सारे पार्टनर मिलजुल के सोच रहे हैं कि यार ये बंदे को हमको फर्म के अंदर लेना चाहिए क्योंकि इसके आने से हमारी फर्म की स्पीड डबल हो जाएगी, अच्छा प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा, अंबानी का बेटा है इसको तो ले लो यार, बढ़िया आदमी है, तो हम लोग ले सकते हैं अगर वह भले ही माइनर क्यों नहीं हो, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करते हैं तब तक। ये सेक्शन 30 में लिखा हुआ है 1932 के। फिर उसके बाद अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर either with the consent of all the existing partner or in accordance with the agreement among the partners, कि एक पार्टनर को जब हम एडमिट कराते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हो कि विशाल जिसको चाहेगा उसको एडमिट कर सकता है, तो विशाल की चलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है सबकी सहमति से ही नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा, तो फिर सबकी सहमति से ही पार्टनर को एडमिट किया जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है कि अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डिंग्स टू एग्रीमेंट, कि या तो वो सबको बता के एक नोटिस दे के रिटायर हो जाए, या फिर एग्रीमेंट में लिखा होगा कि यार ये जब चाहे छोड़ के जा सकता है तो फिर जब चाहे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो है डीड के अंदर जो चीज लिखी होगी वही सब कुछ चलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी, ध्यान रखना ये चीज, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। वो तो आपस में सहमति करके कोई भी बिजनेस चालू कर दो तो वो पार्टनरशिप ही है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि हम 3 पार्टनर है, 3 में से एक भी टपक गया तो फर्म को बंद कर देंगे, तो बंद करना ही पड़ेगा अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की। तो नोट लिखा हुआ है it should be noted that above provision of the Indian Partnership Act 1932 are applicable when partnership deed does not exist or where it exists but it does not have a clause to this effect, कि भाई ये तब रूल फॉलो होंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं करी हुई होगी। अगर पार्टनरशिप डीड करी हुई है तो फिर वही सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी हुई है तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे हम लोग। या फिर पार्टनरशिप डीड करी हुई हो और इन मैटर्स पे उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शंस को फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अब सबसे पहला पार्टनर्स की क्या जिम्मेदारी है, इफ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कंपटीशन, बाय चांस मेरा कपड़े का पार्टनरशिप फर्म चल रही है, हम 4-5 जने मिलकर कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और मैंने उसके पास में एक और कपड़े की दुकान खोल रखी है, या कंपटीशन में मेरा बिजनेस चल रहा है और मैंने उधर से कुछ प्रॉफिट अर्न किया, तो वो प्रॉफिट जो है ना सब पार्टनर में, पार्टनरशिप फर्म में लेकर आना पड़ेगा,
क्योंकि वो हम लोग ऐसा भी है कि मैं अपनी फर्म की गुडविल से वो प्रॉफिट अर्न करके आ रहा हूं, तो इसलिए उस प्रॉफिट को हमको सारे फर्म के अंदर पे करना पड़ेगा, और जिस तरीके से हमारी फर्म का सेटलमेंट होगा प्रॉफिट का, उसी तरीके से मेरी अलग से इंडिविजुअल फर्म का भी सेटलमेंट होगा। ठीक है, अगर बाय चांस, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैंने फर्म का पैसा निकाल के या फर्म से कुछ पैसे से मैंने फर्म को बढ़ाने के लिए कुछ काम किया और उसके बदले मैंने कुछ कमीशन वगैरह रिसीव करी है या कोई फायदा अर्न किया है मैंने, तो उस फायदे की चीज को पहले तो मैं पैसे को फर्म के अंदर लेके आऊंगा, फिर पार्टनर्स जो चाहेंगे या जो एग्रीमेंट करा हुआ होगा उस तरीके से उसका सेटलमेंट होगा। नेक्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत काम का टॉपिक है भाई साहब। दो चीजें हैं, देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक तो खर्चा होता है जो जबरदस्ती करना ही करना है, आपकी फर्म चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, आपको वो खर्चा करना बहुत जरूरी है, तो आप करोगे। जैसे पार्टनरशिप, हमने अगर एक बिल्डिंग के अंदर फर्म खोल के रखी है और उस बिल्डिंग का किराया चुकाना है, तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है, चाहे आप प्रॉफिट में जाओ चाहे आप लॉस में जाओ, आपको वो देनी ही देनी है रेंट। ठीक है, तो पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर में बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को जो पैसे दे रहे हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। तो ये पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा पेमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कौन सा पेमेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? तो लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनक्योर्स अ लॉस। कि अगर ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट में भी और लॉस में भी देना पड़े, मतलब सभी कंडीशनों में उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो कहलाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई बंदा लोन दे रहा है तो आप चाहे बर्बाद हो चाहे आबाद हो, आपको उसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। रेंट पेबल, अगर किराएदार हो आप तो भी आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कोई मतलब नहीं है मकान मालिक को, आपको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। मैनेजर की कमीशन हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स को हम लोग बहला फुसला के या समझा कर, ये तो घर के ही लोग हैं अपने, है ना। अब अगर लॉस में जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना पार्टनर को हम लोग सैलरी देंगे, पार्टनर को बोलेंगे भाई तू समझ यार, वैसे ही लॉस में जा रहे हैं, तेरे को कैसे सैलरी दे सकते हैं हम लोग। या पार्टनर को कमीशन देनी है तो भी प्रॉफिट में होंगे तो देंगे, लॉस में होंगे तो नहीं देंगे। तो ऐसे खर्चे जो पार्टनर को खुद को देने हैं, घर के लोग हैं वो, तो अगर हम उनको मना करेंगे, मान जाओ यार समझा करो लॉस हो रहा है या इतना प्रॉफिट नहीं है, और वो मान जाते हैं, तो ऐसे खर्चे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, दोनों खर्चों में डिफरेंस है। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना वो जाता है P&L अकाउंट के अंदर, और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। ठीक है, P&L अकाउंट में जो भी चीजें जाती हैं वो चाहे आप प्रॉफिट में जाए आपकी फर्म, चाहे आपकी फर्म लॉस में जाए, आपको कंपलसरी देना ही देना है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला जो P&L एप्रोप्रिएशन में जाती है, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिम्यूनरेशन या कुछ भी पार्टनर्स को देते हैं हम लोग, वो अगर लॉस में जा रहे हैं तो हम मना कर देते हैं, भाई नहीं दे रहे तेरे को। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर कोई बंदा या कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसकी क्या एंट्रीज करेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, तो वो अब अपन सीख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। देखो पहली बात तो अगर कोई बंदा लोन दे रहा है ना पार्टनर, तो उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, उसका एक अलग अकाउंट खोला जाएगा। जैसे ए ने लोन दिया तो एज लोन अकाउंट या लोन फ्रॉम ए, ऐसे करके एक अकाउंट खोला जाएगा और सारे जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो उसी के अंदर होंगे। अब अगर किसी बंदे से अपन लोग लोन लेते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो अगर ए ने लोन दिया तो अपन एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। अब इंटरेस्ट, अगर अपन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे उसको, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन। ठीक है, इंटरेस्ट अपने लिए एक्सपेंसेस है इसलिए उसको डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन। ठीक है, दूसरा फिर उसके बाद है एंट्री टू क्लोज द इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो आप ध्यान से समझते हैं। टू क्लोज द इंटरेस्ट लोन बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से कैसे बंद करते हैं उसको? तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन करके एंट्री कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, तो दो एंट्रीज हो जाएंगी। पहला तो लोन का इंटरेस्ट ड्यू होने की, तो इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन, और उसको P&L अकाउंट से खत्म करने की तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, दो एंट्रीज करते हैं। अब इसके अंदर नीचे नोट लिखा हुआ है कि अगर
एग्रीमेंट किया हुआ है कि कितना इंटरेस्ट देना है तो उतना देंगे। अगर बाय चांस कोई एग्रीमेंट नहीं है, पहले से डिसाइड नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 6% कंपलसरी है, देना ही देना है आपको पर एनम के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, कि रेंट जो है वो हमने किसी पार्टनर को दिया और रेंट पेबल का मतलब है देना है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर को रेंट देंगे तो उसकी एंट्री करेंगे अपन लोग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कैश पेमेंट करेंगे तो कैश, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक। लेकिन अगर रेंट पेबल है मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग की मैंने आपको एंट्री बताई थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होती है। ये 11th क्लास में भी सीखी है, 12th क्लास में भी सीखी है। तो आउटस्टैंडिंग लिखो या पेबल लिखो, बात एक ही होती है। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। ठीक है, अब दोनों को हम लोग चाहें तो मर्ज करके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड एंट्री, मैं फर्स्ट और सेकंड एंट्री की बात कर रहा हूं, इन दोनों को मर्ज करके आप ये भी एंट्री कर सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू रेंट पेबल। मतलब टोटल 10,000 का रेंट था, उसमें से 5,000 तो पे कर दिए, 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो अपन एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 5,000 टू रेंट पेबल 5,000 रुपए। ठीक है, अब रेंट अकाउंट को अपन लोग P&L अकाउंट से बंद करते हैं, क्योंकि इस चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट है ये, इसको P&L अकाउंट से बंद करेंगे तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये थर्ड एंट्री अपन को करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन लोग, इसके लिए अपन लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है। भाई साहब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके इसको याद करो अच्छे से, इसको समझो बहुत अच्छे से, तब जाके आपको कुछ आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी पार्टनर्स को देते हैं वो अपन टू साइड पे लिख देते हैं, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिम्यूनरेशन, ये सारी चीजें जो भी है पार्टनर को देते हैं तो टू साइड पे लिखते हैं। पार्टनर से कोई चीज लेते हैं तो बाय साइड पे लिखते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो अपन बाय साइड पे लिखते हैं। ठीक है, अगर P&L से प्रॉफिट उठ के P&L एप्रोप्रिएशन में आता है या P&L से लॉस उठ के P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, तो जो प्रॉफिट आएगा तो अगर उसको अपन P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे लिखेंगे, अगर लॉस P&L से उठ के आ रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन में उसको टू साइड पे लिखेंगे। फिर बाद में बंद करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर में भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट आता है तो टू साइड पे आता है, और अगर डिविजिबल लॉस आता है तो वो बाय साइड पे आता है। इसको फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है ये याद करना आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। बाय चांस ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है हमारे को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे को देनी 10,000 है और हमारे पास प्रॉफिट 5,000 रुपए ही है सिर्फ, या फिर हमको सैलरी देनी है पार्टनर्स को और पार्टनर को सैलरी देनी है हमारे को 20,000 रुपए और हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 रुपए ही है। तो क्या करेंगे जब हमारे को कुछ चीज देनी है और लिमिटेड प्रॉफिट है, तो हम लोग किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट करेंगे? तो बेटा ध्यान रखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कुछ रेशोज निकालने हैं। तो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करोगे आप, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल एज एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर एज द पार्टनरशिप डीड। पहले तो आप ये पता कर लो कि किसको कितना देना है। सपोज ए को सैलरी देनी है 10,000 रुपए की, बी को कमीशन देना है 10,000 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को 5-5 हजार रुपए देने ही देने हैं। ठीक है, तो टोटल दोनों पार्टनर्स को 15,000 एक को, 15,000 दूसरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को इतना मिलना चाहिए, बी को इतना मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों का, ईच पार्टनर का इंडिविजुअल अलग अलग निकालेंगे, ध्यान रखना ये चीज। पहले तो अपन अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली। अब दोनों का सेपरेटली टोटल करो तो मैंने बताया 15,000। ठीक है, फिर क्या करो, रेशो ऑफ द एप्रोप्रिएशन। अब 15,000 का रेशो निकालोगे तो 1:1। तो जितना भी प्रॉफिट होगा आपको, वो सारा का सारा प्रॉफिट आप कौन से रेशो में डिवाइड करोगे? 1:1 में। अब सपोज हमारे को पार्टनर्स को देना कितना है? 15-15, टोटल 30,000 रुपए। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 20,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को उस एप्रोप्रिएशन, मतलब थर्ड पॉइंट का जो रेशो का आंसर आया है उसमें डिवाइड कर दोगे। तो 1:1 में 20,000 को 1:1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 10,000 ए ले लेगा, 10,000 बी ले लेगा। वैसे उनको मिलने कितने चाहिए? 15,000 मिलने चाहिए, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही 20,000 तक है, तो इसलिए उनको 10,000 दोनों को दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि उनको मिलना कितना चाहिए, उसका रेशो निकाल लेंगे ईच पार्टनर का, और जितना हमारे पास लिमिटेड प्रॉफिट है उस लिमिटेड प्रॉफिट को ईच पार्टनर के रेशो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो मेनली दो तरीके से, टू मेथड्स होते हैं कैपिटल के।
सबसे पहला मेथड क्या होता है? फिक्स कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जो भी कैपिटल लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या विड्रॉल करते हैं, कैपिटल लगाने और निकालने की एंट्री तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हो जाती है, और बाकी सारी एंट्रीज किसके अंदर होती है? करंट अकाउंट के अंदर होती है। ठीक है, दो अकाउंट बनेंगे, याद रखना, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, ड्रॉइंग करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करा, जो भी चीजें हैं वो सब करंट अकाउंट में चली जाएंगी। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई, बीच में कितनी और एडिशनल कैपिटल लगाई, कितना विड्रॉल करा, सिर्फ वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। तो इन दोनों के भी फॉर्मेट दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिख रहा है और करंट अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसको ओपन करने के लिए बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। करंट अकाउंट का भी वैसे तो बैलेंस बीडी बाय साइड पे ही आता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव में किसी पार्टनर का बैलेंस होता है तो टू साइड पे भी टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है। इस फॉर्मेट को भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग मेथड, कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और सारी एंट्रीज जितनी भी होती है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होती हैं। उसका भी हमने आपको फॉर्मेट बना के दिया है। जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, दोनों को जोड़ के एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ठीक है, तो दो मेथड हो गए, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन दे रहे हैं तो किस तरीके से देंगे? देखो, इसके अंदर सैलरी देना तो बहुत इजी है, 10,000 पर मंथ या 1,000 पर मंथ या जितना भी सैलरी दी होगी देना बहुत इजी है। कमीशन के लिए थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट आता है, तो इसमें कमीशन से रिलेटेड ही हमने नोट्स के अंदर लिखा है कि कमीशन जो है ना वो दो तरीके से होता है, दो मेथड है इसके, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो, दो तरीके के होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दो तरीके की चीजें लिखी होंगी आपके सामने, या तो ऐसे लिखा होगा कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर ऐसे लिखा होगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट सपोर्ट 20,000 रुपए का है तो 20,000 का 10% बोल रहा है तो 20,000 इंटू 10/100, बहुत ईजी है। बिफोर में कुछ भी नहीं करना। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा है तो अपन लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो बैलेंस आ रहा होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट को अपन लोग 10% दे देंगे, तो 10/100। बट अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला लिखा हुआ हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर उसके अंदर अपन लोग क्या लगते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब 10/110। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ऐसे लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट सपोज 20,000 रुपए हुआ तो 20,000 इंटू 10/110। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर में ये दो फॉर्मुलेज होते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल पर किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, एक तो होता है एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनर ने बीच में कोई कैपिटल लगाई है तो जब से कैपिटल लगाई है और ईयर एंड हो रहा है तब तक उसको इंटरेस्ट देते हैं। फिर ऐसे ही होता है विड्रॉल। अगर पार्टनर ने कोई विड्रॉल करी है तो जब से उसने कैपिटल निकाली होगी तब से लेके उतना इंटरेस्ट हम लोग नहीं देंगे, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। देखो क्या है, सबसे पहला लिखा हुआ है केस 1, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात ही नहीं है तो फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। सेकंड केस कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन और नॉट, कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इतना भी लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बस इतना ही लिखी हुई है, आगे कोई लाइन और नहीं लिखी हुई है। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स को कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब उसमें भी 3-4 केसेस होते हैं, बाय चांस लॉस हो रहा है तो फिर नहीं देंगे, बाय चांस प्रॉफिट हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, प्रॉफिट है 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 5,000 देने, तो राजी खुशी दे दो। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट है 5,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10,000, तो फिर ऐसी गलती मत करना, जितना प्रॉफिट है उतने तक ही अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसी लाइन लिखी हुई है कि इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10%, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर थर्ड वाला केस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि चाहे हम प्रॉफिट में जाए चाहे हमारी फर्म लॉस में जाए, कुछ भी हो जाए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा,
कोई भी कंडीशन हो जाए, चाहे लॉस में चले जाओ तो भी देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर प्रॉफिट आपके पास 5,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 देना है तो भी आपको देना ही पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से याद कर लेना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे बढ़िया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके की ड्राइंग होती है। एक तो होती है इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब ये है कि किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर उसके बाद 1 मई को ड्राइंग करी, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को ड्राइंग कर रहा है, तो उससे क्या होता है, इर्रेगुलर ड्राइंग है। उस बंदे की कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है उसका फिक्स कि 1-1 महीने में ड्राइंग कर रहा है या 2-2 महीने में ड्राइंग कर रहा है या 3-3 महीने में ड्राइंग कर रहा है। मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड इंटरवल ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड, तो उसको अपन इर्रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं कि उसका कुछ अता पता ही नहीं, कभी भी पैसे निकाल लेता है। ठीक है, तो दूसरा फिर केस होता है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि सेम अमाउंट, एक अमाउंट, मतलब 2,000 की ड्राइंग करता है तो 2,000 की कर रहा है, और हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है 2,000 रुपए की, या फिर हर 2 महीने में पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है 2,000 की, या फिर हर महीने की 15 तारीख को 2,000 रुपए निकाल रहा है। तो सेम अमाउंट और इंटरवल भी सेम है कि आज पहली तारीख को निकाला ना, अब अगले महीने पहली तारीख को निकालेगा, तो उसको रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। अब जो ये ड्राइंग्स है ना, दो तरीके की है, रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग। तो इनका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इर्रेगुलर ड्राइंग को, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का क्या मेथड होते हैं, 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम 2 फॉर्मुलेज यूज करते हैं। पहला है अमाउंट इनटू मंथ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। मतलब जितना उसने ड्राइंग करी, सपोज पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को 5,000 की ड्राइंग करी तो अमाउंट हो जाएगा 5,000 रुपीज। अब सितंबर से लेके हम लोग मार्च तक कैलकुलेट करेंगे कितने महीने होते हैं, तो वो मंथ में आ जाएगा और अमाउंट इनटू मंथ इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी ड्राइंग सपोज उसने करी 1 नवंबर को और 10,000 की ड्राइंग करी, तो अमाउंट में तो आ जाएगा 10,000, और मंथ में नवंबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं वो महीने आ जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में आ जाएगा। फिर तीसरी ड्राइंग करी तो जितना अमाउंट विड्रॉल करा और जितने मंथ लेफ्ट थे तो वो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रोडक्ट निकलता रहेगा। फिर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला था, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन के अंदर रेट तो दिया हुआ ही होगा, तो इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी। ठीक है, ये तो था प्रोडक्ट मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड होता है सिंपल मेथड। उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत ईजी है। अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है तो जितनी कर रहा है उतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, अलग रख दो। फिर दूसरी बार ड्राइंग करी उसने 1 जून को, तो 1 जून से लेके जितने महीने बचे हुए हैं, जितना इंटरेस्ट बनता है उसको अलग करके रख लो। तो ऐसे हर ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग अलग करके रख दो, सारी इंटरेस्ट को जोड़ देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आपका। तो वो सिंपल मेथड है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके क्वेश्चंस देखने हैं तो भाई साहब मैं पहले करा चुका हूं, मैं बता रहा हूं, जब चैप्टर पहले करा चुका हूं, तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं, समरी बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या चीज। ठीक है, तो ये तो इर्रेगुलर ड्राइंग में 2 मेथड थे, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड। अब है रेगुलर ड्राइंग। तो रेगुलर ड्राइंग के अंदर भी मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है एवरेज मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या होता है कि कब यूज करते हैं इस मेथड को, पहला अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, कि अमाउंट जो है वो फिक्स होना चाहिए कि 2,000 रुपए आज ड्राइंग कर रहा है, फिर 1 महीने बाद 2,000 कर रहा है, फिर 1 महीने बाद 2,000 कर रहा है, तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए मतलब। और इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए कि हर महीने की पहली तारीख को, या हर महीने की आखिरी तारीख को, या हर 2 महीने की पहली तारीख को, हर 2 महीने की आखिरी तारीख को। तो उसमें हम एवरेज मेथड का यूज करते हैं। एवरेज मेथड में 2 फॉर्मुलेज लगते हैं। तो सबसे पहला मेथड है इसके अंदर एवरेज पीरियड का। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, कि भाई पहली ड्राइंग कब करी, अब फिक्स है इंटरवल। तो पहली ड्राइंग सपोज 1 अप्रैल को करी और आखिरी ड्राइंग करी 1 मार्च को, तो पूरे 12 महीने तक उसने ड्राइंग करी है और पहली तारीख को करी है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गई 12 महीने, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो गई 1 महीना, तो 12 + 1 13 अपॉन 2, तो 6.5 हो जाते हैं। तो 6.5 तो हो गया एवरेज पीरियड। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगेगा। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग, टोटल कितनी बार, 12 बार ड्राइंग करी होगी तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2,000 रुपए ड्राइंग कर रहा है तो 24,000 टोटल ड्राइंग करी उसने। तो 24,000 इंटू 5% का इंटरेस्ट लगाना है वो, इंटू एवरेज पीरियड अभी आया था 6.5, तो वो अपॉन 100 इंटू 12, मतलब 24,000 इंटू 5 इंटू 6.5 अपॉन 100 इंटू 12। ये फॉर्मूला लग जाएगा प्रोडक्ट मेथड के, एवरेज मेथड के अंदर। अब इस एवरेज मेथड को फॉलो करते हुए हमने
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहला है इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने की पहली तारीख को इंटरेस्ट ड्राइंग कर रहा है तो उसको कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसके ऊपर 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एवरेज मेथड से सारे हमने निकाले। ठीक है, फिर दूसरा है कि अगर कोई बंदा हर महीने की बीच वाली मिडिल तारीख को ड्राइंग कर रहा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर कोई पार्टनर जो है आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है हर महीने की तो उसके ऊपर 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद है अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, हर क्वार्टर की पहली तारीख को, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसके ऊपर 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर की बीच वाली तारीख को यानी मिडिल वाली तारीख को इंटरेस्ट ड्राइंग कर रहा है तो उस पर हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर की एंड में ड्राइंग कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, मंथ निकालना बता रहा हूं, बाकी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन ही होगा आपको क्वेश्चन में। टोटल ड्राइंग भी आप निकाल लोगे तो फॉर्मूला लग जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। में अभी बता रहा हूं आपको कि 7.5 महीने, 6 महीने, 4.5 महीने का, ये तो क्वार्टरली था। मतलब पहली तारीख को ड्राइंग करेगा तो 3 बताए 1 to 3, अगर क्वार्टरली करेगा तो 4 to 6 बताए। अब अगर कोई पार्टनर जो है हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है लेकिन शुरू के 6 महीने, मतलब उसने 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर उसने ये ड्राइंग करी तो उसके ऊपर हम 9.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद है अगर कोई बंदा मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है लेकिन शुरू के 6 महीने में, मतलब उसने 15 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर 15 मई को ड्राइंग करी, फिर 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर तक ड्राइंग करी सिर्फ, तो उसके ऊपर हम लोग 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई बंदे ने आखिरी तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को लेकिन 6 महीने तक ही ड्राइंग कर रहा है, सिर्फ सितंबर तक ही ड्राइंग कर रहा है, तो उस पर हम 8.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अब इसी 6 महीने, कौन से वाले 6 महीने, ये तो अभी मैंने उठाया था शुरू के 6 महीने, आखिरी के 6 महीने भी तो हो सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर कोई बंदा 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च को ड्राइंग कर रहा है तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर कोई बंदा 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी ऐसे चार्ज कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर कोई पार्टनर है जो हर महीने की आखिरी तारीख को लास्ट वाले 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग 2.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं भाई साहब, रट लेना बिल्कुल। जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं सब याद करने के लिए है, अपने लिए। ठीक है, तो याद करोगे तो आसानी से सब कुछ कर सकोगे। इफ अ पार्टनर विड्रॉ अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी हुई है ना भाई साहब तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये वाला, मतलब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी नोट के अंदर करते हैं। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई होगी तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद है 14 नंबर, इफ देयर इज नो पर एनम वर्ड, अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हो तो हमको डेट या टाइम को, टाइम ड्यूरेशन को ध्यान नहीं रखना है। मतलब 6 महीने का लगाना है, 4 महीने का लगाना है, 2 महीने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इंटरेस्ट लगाओ 10,000 रुपए पे 5% इंटरेस्ट, बस। मंथ को भूल जाओ, टाइम फैक्टर को भूल जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन। अगर बाय चांस प्रॉफिट का इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन किया हुआ है, गलत हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हम प्रॉफिट को सुधारेंगे कैसे? ठीक है, तो सुधारने के भी 2 तरीके हैं। पहला तो एक एंट्री पास करो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके अगर हमको सुधारना है तो इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम एनालिटिकल टेबल भी बोल रहे थे इतने दिनों से, वो बनाते हैं। सिंगल एंट्री पास करते हैं, अगर एडजस्टमेंट करना है एक ही एंट्री के थ्रू तो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि P&L एप्रोप्रिएशन भी बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है, मतलब सब चीजें एक ही टेबल के अंदर बन के आती हैं। और उस टेबल का मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ये आपको फॉर्मेट बना हुआ दिख रहा है। इसमें एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ये तीनों कैपिटल अकाउंट है, और लास्ट में दिख रहा है फर्म, तो ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है या एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बात एक ही है। ठीक है, अब जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो भाई साहब, आपको पता होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है बाय साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो देखो क्रेडिट में डैश 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 लगे हुए। और P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है डेबिट साइड पे, तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में डैश लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट करके क्वेश्चंस को निपटाते हैं, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। फिर हम लोग टोटल लगाते हैं, टोटल लगाने के बाद देखते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और आंसर बड़ा वाला आता है। तो डेबिट में ज्यादा होगा तो डेबिट जीतेगा, क्रेडिट में ज्यादा होगा तो क्रेडिट जीतेगा। फिर उसके बाद है व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज आर पास, अगर बहुत सारी एंट्रीज पास करी जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं।
वो बिल्कुल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह होता है, बस उसमें क्या है, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब जो पी एंड एल से प्रॉफिट उठ के आता है ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वो नहीं लिखते हैं, मतलब ओपनिंग प्रॉफिट नहीं लिखते, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारी चीजें वही की वही होती हैं, सेम टू सेम। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए हम लोग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब उसके बाद है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनर्स को हम लोग गारंटी देते हैं तो तीन तरीके की मेनली गारंटी होती है। गारंटी गिवन बाय द फर्म ने, मतलब तीनों पार्टनर्स ने मिलके किसी को गारंटी दी, तो गारंटी गिवन बाय द फर्म होती है वो। तो तीन पार्टनर मिलके किसी को गारंटी दे रहे हैं, किसी एक पार्टनर को, तो गारंटी गिवन बाय द फर्म होती है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जितना कम मिल रहा है, जैसे सपोज सी को कम मिल रहा है, ए और बी ने गारंटी दे रखी है, तो ए और बी से निकाल के सी को दे देंगे। जिस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी रेशो में उनसे निकाल के सी को दे देते हैं। फिर दूसरा होता है पर्सनल गारंटी गिवन बाय द पार्टनर। अगर एक पार्टनर ने दूसरे को पर्सनली गारंटी दी, सी देख सी तेरे को चिंता मत कर, तेरे को कम मिलेगा ना, तो मैं ए बैठा हूं, मैं तेरे को दे दूंगा। तो अगर सी के कोई भी कमी लगती है प्रॉफिट में, उसको 15,000 की गारंटी दी और उसको सिर्फ 5,000 रुपए ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो 10,000 रुपए ए से निकाल के सी को दे देंगे। ठीक है, तो ये गारंटी गिवन पर्सनली होती है। फिर थर्ड है गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू अ फर्म। मैंने बताया था कि कोई पार्टनर भी गारंटी देता है फर्म को, देखो मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मैं बाहर मार्केट में उतर जाऊं ना भाई साहब, तो मैं कम से कम 1 लाख रुपए कमा के आऊंगा, तो 1 लाख रुपए कमा के आऊंगा, ऐसे उसने बोल दिया। बाय चांस वो कमा के 90,000 ही आया, तो उसको जो प्रॉफिट मिलना होगा ना, उसमें से 10,000 रुपए निकाल के अपन लोग फर्म के अंदर डाल देंगे, तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बाय साइड पे आ जाएगा गारंटी गिवन बाय द पार्टनर, या फिर गारंटी गिवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जैसे ए ने गारंटी दी कि मैं 1 लाख रुपए कमा के आऊंगा और 90,000 ही कमा के आया, तो 10,000 रुपए ए से लेंगे, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिख देंगे बाय एस कैपिटल। ठीक है, और 10,000 रुपए उसमें अमाउंट डाल देंगे। तीन तरीके की गारंटी होगी, गारंटी फर्म ने दी, गारंटी पर्सनली किसी पार्टनर ने दी, या फिर एक पार्टनर ने फर्म को दी है गारंटी। तीन तरीके की गारंटी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल इफेक्ट्स। ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, अगर कैपिटल कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल डेबिट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने बड़ी तसल्ली से इतने बड़े वीडियो को, एक ही चैप्टर को एक साथ एक वीडियो के अंदर देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। भाई साहब, हम तो चाहते हैं कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, जितने आप मार्क्स चाहते हो 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, आप हमारे वीडियोस को देखते रहो, पक्का है आपके इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगले वाले चैप्टर का इंतजार करो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।